लास्ट क्लास तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट पीएच के। हमने कहा था कि जो पीएच का रेंज है, इट रिमेन्स फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 के बीच रहता है पीएच का रेंज। मैंने कहा अगर ये वैल्यू 0 से 7 के बीच और 14, मतलब इस तरीके से हमने डिवाइड करा। मैंने कहा अगर ये जो वैल्यूज हैं ये 0 से 7 के बीच होती है तो नेचर कैसा होता है? एसिड। यहाँ पे कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग। मैं बोलूँ स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बढ़िया एसिड। 7 से 14 की ओर चलते हैं तो ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं 8 और 13 कौन सी पीएच वैल्यू इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस 30। ठीक है, 7 हो तो हमने डिस्कस किया न्यूट्रल। अब देखिए मैंने कहा ये जो पीएच वैल्यू है, क्या इसका मेरा रियल लाइफ में, हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़रूरत है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ता हो इन पीएच स्केल की वजह से या पीएच वैल्यू की वजह से? तो मैंने कहा बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर जो मिल्क है उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा कम हो गई तो मिल्क क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है, रेंसिड हो जाएगा। ये मैंने कहा आपका जो ब्लड है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू है अगर वो कम हो गई तो एसिडिक हो जाएगा, तो भी हार्मफुल होगा। ये मैंने कहा जो रिवर वाटर है अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो गया तो जो फिश वगैरह हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा जो माउथ है, माउथ का पीएच वैल्यू अगर कम हो गया तो यानी माउथ एसिडिक हो गया तो जो टीथ है वो कोरोड होने लगेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें ब्रश वगैरह करना पड़ेगा। तो पीएच जो है ना वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडेज लाइफ। तो हम कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो पीएच है वो मैटर करती है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को एसिडिटी हो गया, अब एसिडिटी हो गई यानी पीएच वैल्यू कम हो गई होगी, इसकी स्टमक की बढ़ गई होगी, कम हो गई होगी, तो आप उसके लिए क्या दोगे? बढ़ाना पड़ेगा, तो बेस दोगे। तो जो आप इनो यूज करते हो या जो मैं कहता हूँ बेकिंग सोडा, ये सब नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडेज लाइफ, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हमें आज समझना है। Very theoretical topic. All you need to do is to learn it. Importance, yes. 0 to 7 में
नहीं 0 कंसीडर कर सकते हो, 7 नहीं कर। नाउ रीडिंग इट आउट, pH of our body is between 7 to 7.8. सेम फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, चाहे हमारी बॉडी हो चाहे एक्वेटिक एनिमल्स हो, दे रिक्वायर अ पीएच वैल्यू बिटवीन 7 to 7.8. द पीएच ऑफ एसिड रेन इज लेस देन 5.6. याद रखना है, जो एसिड रेन है ना उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है। यानी देखो मान लो कि भाई रेन हो रही है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड है, तो क्या मैं उसको एसिड रेन बोल दूंगा? नहीं, एक सर्टेन पीएच वैल्यू होनी चाहिए जब उसको एसिड रेन बोला जाएगा। तो अगर रेन की पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो वो कैसी रेन हो जाएगी? एसिड रेन। अब अगर कोई भी रेन गिरेगी तो उसका वाटर ऑब्वियसली बात है कहाँ जाने वाला है? रिवर में जाने वाला है। अगर एसिडिक वाटर रिवर में जाएगा तो जो रिवर वाटर की पीएच वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी। यानी जो एक्वेटिक एनिमल है उनको जितनी पीएच वैल्यू चाहिए, अब उससे ज्यादा मिलने वाली है, कम मिलने वाली है? कम मिलने वाली, यानी एसिडिक वाटर मिलने वाला है, तो उनका जो सर्वाइवल है वो कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, वो आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इट मेक्स द रिवर वाटर एसिडिक एंड के बाद यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर लो, सर्वाइवल। सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स बिकम्स हार्डर। जो एक्वेटिक एनिमल है उनका सर्वाइव करना हार्ड हो जाएगा। कहते हैं बारिशों में ना, जब बारिशों का मौसम आता है बोलते पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? देयर आर हाई चांसेस कि एसिड हो। क्यों? क्योंकि बताओ। एग्जैक्टली कि जो भी पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है दे आर इन द एयर। जब बारिश पड़ेगी, पहली बारिश होगी तो वो वाटर पे स्टिक होंगे, नीचे आ जाएंगे। एक बार पहली बारिश होगी तो अगली बार देयर विल बी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले बाकी पार्टिकल नीचे आ गए। तो पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। इट्स अ गुड सजेशन, नहीं नहाना चाहिए। फिर क्या कह रहा था? पीएच ऑफ सॉइल एट डिफरेंट प्लेसेस इज डिफरेंट। बिल्कुल, अलग अलग जगह पे जो सॉइल की पीएच वैल्यू वो अलग होगी। उसी हिसाब से फार्मर को फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ेगा, उसी हिसाब से क्रॉप डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी क्रॉप मुझे यहाँ पर ग्रो करनी चाहिए। नेक्स्ट, एज आवर स्टमक, भाई हम जानते हैं हमारे स्टमक में HCl है, एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड हमारे स्टमक में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन द पीएच ऑफ एसिड डिक्रीजेस beyond a certain value, decreases beyond a certain value, we call it acidity। अगर pH वैल्यू एक certain वैल्यू से कम हो जाती है, यानी थोड़ी सी हमें इरिटेशन महसूस हो रही है, तो हम बोलते हैं एसिडिटी हो गया। we call it acidity and for that we take base। क्या लेते हैं हम? बेस। और बेस को हम क्या बोलते हैं जनरली? एंटासिड। जैसे वायरस जो होता है, वायरस कंप्यूटर के अंदर वायरस आता है, उससे जो खत्म करते हो उसे क्या बोलते हो? एंटीवायरस। ऐसी जो एसिड को खत्म करेगा एंट एसिड। एग्जांपल है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप घर से क्या यूज कर सकते हो? बेकिंग सोडा। ये क्या करेगा? उनकी जो स्टमक है उसकी पीएच वैल्यू को स्लाइटली इंक्रीज करेगा। न्यूट्रल है, सॉल्ट, बट जनरली इट कंसिस्ट ऑफ सम टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। तो डिपेंड करते हुए इम्प्योरिटीज कैसी। इट इज अबाउट द फिजीनेस, कि जो जा रहा है वो डाइल्यूट कर रहा है बेसिकली, दैट्स इट। वो सॉल्ट डालने से उसमें गैस जो है वो बढ़ती है। ये लगा। नेक्स्ट इज टूथ डिके। देखिए क्या कह रहा है? टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5। टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब माउथ का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है? बिलो 5.5, यानी 5.5 से कम होगा तब टूथ डिके होगा। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ। बिल्कुल, क्या हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं? यस, हमारे माउथ के अंदर अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। हम जो भी फूड आइटम का इंटेक कर रहे हैं वो क्या करते हैं? उन फूड आइटम को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, ठीक है। डिग्रेड द फूड पार्टिकल, दैट इज पार्टिकल, कॉज द टूथ एनिमल। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुनना जरा ध्यान से। कह रहा है कॉजिंग द टूथ एनिमल। टूथ एनिमल पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो टूथ एनिमल है, ठीक है, किसका बना होता है? मेड अप ऑफ कैल्शियम
फोस्फेट, पहली बात किसका बनता है, कैल्शियम फोस्फेट, एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। और ये सबसे कैसा सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, टूथ एनेमल, और किसका बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम फोस्फेट। CaPO3 का ट्वाइस होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं। फोस्फेट CaP4 होगा, है ना। CA3PO4 का ट्वाइस, PO4 पे 3 चार्ज होता है, ठीक। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी टू कोरोड, याद रखना है, टूथ एनिमल है, हमारी बॉडी का सबसे कैसा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम फोस्फेट। इन पे से काफी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं अलग अलग तरीके से घुमा के। कह रहा है फिर अगर ऑब्वियसली बात है, अगर एसिडिक हो रहा है गाइस, तो एसिड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेस। सो फॉर दिस वी यूज टूथपेस्ट दैट आर बेसिक इन नेचर। जो बेस है वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरीके से जो बी स्टिंग है, बी स्टिंग बाय हनी बी लीव्स एन एसिड, एसिड छोड़ दिया है, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, जिससे पेन और इरिटेशन होता है। एक वर्ड है माइल्ड, माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड का मतलब होता है वीक, क्या मतलब होता है, वीक। तो आप इसके लिए एक वीक बेस यूज कर सकते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा। बोलो बोलो, आगे बोला करो सर के बाद। एसिड, एसिड अभी देखो तुम्हें एनसीईआरटी में दिखा दूं, कोई पर्टिकुलरली करते हो तो आई डोंट नो। ये कुछ एसिड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो जो जनरली स्टिंग्स होती हैं, आंट स्टिंग हो गई, निडल स्टिंग हो गई, बी स्टिंग में भी यही होना चाहिए, इनमें मिथेनोइक एसिड होता है। तो याद रखेंगे, विनेगर के अंदर एसिडिक हमने पढ़ा है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक पढ़ा है, टैमरिंड के अंदर टार्टारिक एसिड होता है, टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, मिल्क कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, आंट स्टिंग मिथेनोइक और निडल स्टिंग मिथेनोइक। की टेबल याद करना है आपको, नोट्स में नहीं मिलेगा बट एनसीईआरटी में है, तो यू नीड टू लर्न, याद रखो। हाँ, मिथेनोइक को फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। डिपेंड करता है कि क्या वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। अब अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे और एक वीक बेस ले लोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे कर लेंगे, तो न्यूट्रल बना, सब डाल दो। तुम्हें तुम्हारे पेट से एसिड निकाल के भी डालना पड़ेगा। तुम तैयार हो तो बताओ, कल तुम्हारी सर्जरी करते। कुछ कुछ को एक्सेप्शंस कर लेते हैं। तुम तो थैनस की चुटकी वाली बात कर रहे हो।
अच्छा देखो, अभी तेजस ने एक बात कही कि सर अगर सारे एसिड और सारे बेस मिला दे तो। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मुझे एक बात बताओ कि मैं क्या करूं। मैं ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, और इसके अंदर डाल दूं एक वीक बेस। प्रैक्टिकली सोचो, वी हैव अ कंटेनर इन विच वी आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और मैं उसके अंदर बेस डालूंगा, क्या वो बेस उसके इम्पैक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब ये तो भाई गड़बड़ हो गई। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस अगर इक्वल होते तो बैलेंस कर लेता, दोनों वीक होते दोनों स्ट्रॉन्ग होते तो बैलेंस कर लेता। लेकिन इस केस में जो सॉल्ट बनेगा, क्या उसकी पीएच वैल्यू 7 होने वाली है? हाँ, थोड़ा सा एसिडिक रहेगा। तो कैसा सॉल्ट रहेगा? एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट रहेगा? एसिडिक सॉल्ट। अगर उल्टा होता तो बेसिक सॉल्ट। छोटी सी बात है, बड़ी आसान बात है, लेकिन जब पेपर में आती है तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, कैसा सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो नहीं होता, कोई दिक्कत तो बोलो। द कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट इन हाउस इज सोडियम क्लोराइड। इसे टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, टेबल सॉल्ट। सेकेंड पॉइंट जरा ध्यान से देखेंगे। सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट। सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट, डिपॉजिट्स ऐसा आएगा, ऑफ सॉलिड सॉल्ट्स, इधर भी ऐसा आ जाएगा। आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है देखो, समुद्र है, पानी है, और उस वाटर के अंदर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ सॉल्ट ऑल्सो प्रेजेंट। तो अब क्या होगा, धूप पड़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, ड्यू टू अदर सर्टेन रीजन पानी इवेपोरेट हो रहा है। पानी इवेपोरेट होने की वजह से क्या वो सॉल्ट भी इवेपोरेट हो जाएगा साथ में? नहीं। तो पानी तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन वो सॉल्ट वहां पे डिपॉजिट रह गया, इकट्ठा रह गया। ठीक है, तो उस डिपॉजिट की बात यहाँ पर हो रही है। क्या कर रहा है, जो सी वाटर है इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। डिपॉजिट मतलब इकट्ठा हुआ हुआ सॉलिड सॉल्ट मिलता है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन। इनका जनरली कलर कैसा होता है? ब्राउन, ड्यू टू इम्प्योरिटीज, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इम्प्योरिटीज। दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। इसी को किस नाम से जाना जाता है? रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। कभी आपने डेड सी के बारे में सुना है? बिल्कुल। देखो, डेड सी का बेसिकली क्या कंसेप्ट है, आप जानते हो ये वाला डेड, मरा हुआ, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा था? डेड सी। चलो सुन, जब कोई पर्सन डेड हो जाता है तो वो क्या करता है? वाटर पे, उसकी बॉडी क्या करती है? वाटर पे फ्लोट करती है। अब ये जो सी है, इनमें क्या हो रहा है? इनमें वाटर बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो चुका है, ये बहुत, इनकी डेंसिटी बहुत बढ़ गई है। कोई भी चीज वाटर में फ्लोट ये सिंक क्यों करती है? बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है, ये जो वाटर है इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि इसकी जो डेंसिटी है वो हमारी बॉडी की डेंसिटी से कैसी है? ज्यादा है। कैसी है? ज्यादा है। तो जब हम जाते हैं और इस पे लेटते हैं, तो अगर हमारी डेंसिटी कम है, क्या हम सिंक करेंगे? नहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए कोई भी पर्सन इन पे लेटता है तो वो क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है। और फ्लोट कर रहा है, इस वजह से इनको क्या नाम दे दिया जाता है? डेड सी। यानी आप जाके ऐसे पानी के ऊपर लेटो, आप डूबोगे। किसी को पता है कहां पर है ये? क्या ये बहुत सारे पार्ट्स में होगा? एक ही है। साउथ लेक ऑफ एशिया, एशिया में ही है। भाई एशिया में ही है। देखो ऐसा देखो, अच्छा इसके पीछे जो ये आप पिक्चर देख रहे हो, इसके जस्ट पीछे कुछ माउंटेन्स है। पहले जो पानी है ना, वो माउंटेन है असल में, वो पानी के अंदर हुआ करता था, इतना ज्यादा पानी था। अब वो सूखता गया तो पूरा माउंटेन बाहर निकल कर आ गया। अभी इस पिक्चर में तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो अलग ही जगह चले गए, तो किसी बीच पे ले गए आपको। फ्लाइट के रेट भी दिखा दिए इन्होंने तो।
40,000 रुपए की, बस पहुंचा दे, पैसे तो लग जाए, कोई बात नहीं। कैन यू स्विम इन डेड सी? यस यू कैन, बट द एक्सपीरियंस इज क्वाइट डिफरेंट। सोचो किसी ने क्या सोच के सर्च करा होगा, जब आप डूब ही नहीं रहे तो तैरना क्यों है? बताओ बताओ। पानी में स्किन का बिल्कुल हार्मफुल है, वैसी बात है। क्या हो रहा हो? देखो वो सिर्फ कहावतें होती हैं कि जले पर नमक छिड़कना है और ये हार्मफुल इसलिए है क्योंकि इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है। जब हम जाएंगे हमारी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम, तो हमारी बॉडी का पानी बहुत फास्ट स्पीड में बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे बस अब सुन लो, देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का, ये 5 मार्क का भी आ सकता है। यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, कि आप जो कॉमन सॉल्ट है उसके कहाँ का यूजेस करते हैं, तो हमें पढ़ना है कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं और वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन, बस आपको याद रखना पूरा टॉपिक पढ़ते हुए एक चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। ऐसा ना हो कि कॉमन सॉल्ट के यूजेस पढ़ते हुए आप रिएक्शन में कॉमन सॉल्ट यूज ही ना करो, आप रिएक्शन में कॉमन सॉल्ट यूज ही ना करो, ऐसी गड़बड़ मत कर देना। अच्छा, एनसीईआरटी की जगह हमने वो गूगल खोल लिया था, जैसे कहाँ गई ये रंग बिरंगी सी क्यों दिख रही है, अलग सा लग रहा है, कुछ अलग है, कुछ छोटी क्लास का खुल गया कुछ। यार पहले तो आ गई थी सबसे ऊपर। देखो जैसे क्या होगा जब आप बाद में एनसीईआरटी में से पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ मिलेगी समस्या, क्योंकि हमें तो आदत है शॉर्टकट की। तो देखो एक एक करके इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। पहला पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या NaCl का यूज किया? यस। दूसरा पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर, ये रहा ब्लीचिंग पाउडर, क्या NaCl का यूज हो रहा है? नहीं। तो आप एग्जाम में अगर ये रिएक्शन लिखाओगे, सिर्फ ये रिएक्शन लिखाओगे, गलत हो जाएगा। अगला पढ़ो बेकिंग सोडा, क्या NaCl का यूज हो रहा है? यस, तो सही है। वॉशिंग सोडा, क्या NaCl का यूज हुआ? नहीं, तो ये रिएक्शन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे जैसा आपको एग्जाम में लिखना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से समझेंगे और खास फोकस करेंगे। यानी प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग, किसका यूज करके? कॉमन सॉल्ट। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप कॉमन सॉल्ट लेंगे NaCl, बहुत सारी बातें एक साथ आएंगी तो ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। NaCl और आप NaCl के अंदर डालेंगे वाटर, यानी आपने प्रिपेयर किया एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कैन आई डू इट एट माय होम? बिल्कुल। आई कैन टेक अ ग्लास ऑफ वाटर और उस ग्लास ऑफ वाटर में क्या डाल दिया? सॉल्ट, और अच्छे से मिक्स कर दिया। इसे कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, आपने मिक्स करा, ब्राइन सॉल्यूशन बना। अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है इसमें से आपको पास करनी है इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करनी है? इलेक्ट्रिसिटी। एज सून एज यू पास इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका NaOH, साथ में बनाएगा क्लोरीन गैस और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। तीनों का अपना अपना यूज है।
तो what can we conclude, what we can say about it? We can say that during this process we are doing the electrolysis of brine solution. We are doing the electrolysis of brine solution. Now what is a brine solution? They can ask this as well. So brine solution is basically an aqueous solution of sodium chloride. That means when we add sodium chloride to water, the solution prepared is known as brine solution. और फिर ब्राइन सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या बनाएगा, NaOH, Cl2 और H2. याद रखना इस प्रोसेस को ना क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस. क्यों सर, ऐसा क्यों, क्लोर अल्कलाई क्यों? क्योंकि बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, जिस गैस का नाम क्या है, क्लोरीन. क्या नाम है? क्लोरीन. और एक ऐसा बेस प्रोड्यूस हो रहा है विच इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी एक अल्कलाई. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक अल्कलाई. तो ये एक अल्कलाई है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या दे दिया? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस. बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस एंड एन अल्कलाई इज फॉर्म. क्योंकि इस यस नहीं बोलते, हाइड्रोजन को नहीं कंसीडर करते, इज्जत नहीं देते उसे. ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, तो आप ये रिएक्शन लिखोगे. आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाई डू this is known as chlor-alkali process. So this is known as chlor-alkali process because during this process a chlorine gas and an alkali NaOH is formed. Therefore it is also known as chlor-alkali process. तो जब प्रिपरेशन पूछेगा तो आप प्रिपरेशन लिखोगे. आपको ये पता होना चाहिए इसे chlor-alkali process क्यों कहा जाता है, और आपको इन तीनों के यूजेस भी पता होने चाहिए. एक बार नोट्स में से फटाफट इसको गो थ्रू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. अच्छा, एक बार देखो कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस ना. देखो इलेक्ट्रोलिसिस वायर डाल के तो होता नहीं है, दो रोड लगाई जाती है, इलेक्ट्रोड और मतलब एनोड और कैथोड. यहाँ से देखो ब्राइन सोल्यूशन एंटर हो रहा है. ब्राइन अब आप समझ गए, ब्राइन इज अ कॉम्बिनेशन, ब्राइन इज बेसिकली एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो ये NaCl प्लस H2O है. अब देखो यहाँ पे क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन. क्या देखो एनोड पे कौन सी गैस ऑब्टेन हो रही है? क्लोरीन. और कैथोड पे कौन सी गैस ऑब्टेन हो रही है? हाइड्रोजन. याद रखने का बड़ा आसान तरीका है. जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर याद करते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज हुई थी? हाइड्रोजन. यहाँ पर भी कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन. वहां दूसरी गैस ऑक्सीजन थी, तो एनोड पे ऑक्सीजन. या दूसरी गैस कौन सी है? क्लोरीन. तो एनोड पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन. ये डायग्राम देखो, इन चीजों पे खास फोकस करना जो साइडों में लिखी है, और अटेंडेंस बोलते चलना साथ के साथ. नहीं हो, कम इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी. सेल से करा होगा आपने ट्राई. हाँ, तो शायद इलेक्ट्रिसिटी कम जा रही होगी. यस. सो यहाँ पे देखो आपको यूजेस बता भी रखे. क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, स्विमिंग पूल्स में यूज होता है. PVC क्या होता है? सही बता रहे हो, पाइप्स वगैरह में यूज करते हैं. ये वायर के ऊपर कोटिंग देख रहे हो, दिस इज ऑफ PVC. इसे बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड. क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो यहाँ पर क्लोराइड नाम से पता लग रहा है क्लोरीन का यूज हो रहा है इसके अंदर. एज एन डिसइंफेक्टेंट, यानी कुछ जम्स वगैरह किल करने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है. CFC क्या होता है? ये तो पढ़ा होगा आपने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. नाम से देखो क्लोरो, यानी उसमें क्या होगा? क्लोरीन होगी. फिर पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो पेस्ट होते हैं, यानी जो जम्स वगैरह आ जाते हैं उनको किल करने में, फसल पे जो क्रॉप्स पे जम्स आ जाते हैं उन्हें पेस्ट कहते हैं. तो पेस्टिसाइड्स के लिए भी यूज होता है. हाइड्रोजन फ्यूल के लिए यूज होता है. मरगराइन याद कर लेना. अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3. कैसे बनाया जाता है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वहां पे यूज हो रहा है. फिर तीसरा क्या प्रोड्यूस होता है? NaOH. डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मेटल की डीग्रीजिंग के लिए यूज करते हैं.
यानी ज़्यादा ग्रीस लग गई मेटल के ऊपर, बहुत स्मूथ हो गया तो उसके लिए यूज़ होगा। सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है। ये याद रखना, सोप और डिटर्जेंट चैप्टर 4 पढ़ोगे ना तो ये कंसेप्ट काम आएगा आपके। पेपर मेकिंग में यूज़ होता है और आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो ये इनके यूजेस हैं। अब एक बार नोट्स में से फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं, नोट्स में क्या लिखा है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग सोडियम क्लोराइड क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। करेक्ट, अरे बातें नहीं करो, देखो करेक्ट, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इज द वन इन विच एन इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी क्या होता है, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इज द वन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू aqueous solution of sodium chloride or brine which decomposes into sodium hydroxide, कि फिर वो क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज कॉल्ड, सो इसे क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्यों कहा जाता है, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन अल्कलाई। Here in this process the term chlor stands for the product chlorine. क्लोर का मतलब क्या है, क्लोरीन, एंड अल्कलाई इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। कभी आपसे पूछ लें दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रखना है NaOH एंड कैन बी फॉर्म फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड से इसे फॉर्म किया जा सकता है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, ये वही रिएक्शन है जो हमने लिखी है अभी अभी। एरो के ऊपर उल्टा यहाँ पर क्या मेंशन करना है हमें, इलेक्ट्रिसिटी। अपने नोट्स में कर लो, मैं बाद में नहीं सुनूंगा कि सर नोट्स में नहीं था तो हमने नहीं लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द डायग्राम फॉर क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट क्या कह रहा है, ये नोट कह रहा है द क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। क्लोरीन गैस एनोड पर बनती है और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर बनती है, कैथोड पर बनती है। कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बोलो। राइट डाउन द यूजेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट फॉर्म। यूजेस मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखा दिए, कहाँ पर है, अभी आप खुद से लिखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो, अभी आराम से देख लो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस को, ये सभी पॉइंट्स को एक बार खुद से भी रीड आउट कर लो। फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो बताओ जल्दी से, नोट्स में से रीड कर लो इन्हें जल्दी। डजंट मैटर, डायग्राम बनाना ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना, अलग अलग लोग बनाएंगे तो। मैंने मैथ्स का असाइनमेंट शेयर कर दिया था ग्रुप में, कर लेना उसे ट्राई, और बुकलेट के क्वेश्चंस भी ट्राई करना शुरू कर दो। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, तो कोशिश करो जो चैप्टर्स हो गए हैं उनको अभी ही निपटा दो, और ऑनेस्टी से क्वेश्चन करने हैं। 150 क्वेश्चन है तो मतलब है 150 क्वेश्चन करने हैं। एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ, थोड़ा बटन कम कर सकता हूँ, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है राइट नाउ यू कैन स्किप देम, ज़्यादा उन पे फोकस नहीं करो। जो नॉर्मल क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 मार्क के वो कर दो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड छोड़ दो फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। जब लास्ट आएगा तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा काफ़ी सारे, ठीक है, तो वो वहाँ से भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि एक साइड को सर्टेन चैप्टर्स होते हैं, उस समय पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर से केस स्टडी आने वाली है, तो फिर उसी पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। नहीं अलग है, मतलब बेस्ड है, थोड़ा सा रिलेटेड है, मगर ऐसा नहीं कि आपको साथ में ही करना है। हाँ मैं बाद में कराऊँ, अभी नहीं कराऊँ, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। वो 4 कंपाउंड्स के नाम बताओ। पहला कंपाउंड क्या था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा पढ़ो, ब्लीचिंग पाउडर। यानी अभी हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग सोडियम क्लोराइड,
अब हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूजिंग कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। कर लेते हैं फटाफट से। देखो तुम जब एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर में ये रिएक्शन नजर आएगी, याद करके चले जाओगे, लेकिन तुम कंसेप्ट तो पढ़ोगे नहीं इन्होंने क्या बोला बीच में। तो मैं आपको बता दूं, जब आपसे ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनो। हाँ ये बात सही है कि आपको ड्राई स्लेग लाइम लेना है यानी CaOH का ट्वाइस, और इसमें क्लोरीन पास करना है, सुन लो बात, और आप बनाओगे CaCl2 CaOCl2 और साथ में क्या बनेगा H2O। ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को ही क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज अ करेक्ट रिएक्शन, बट द इशू इज हम अपने टॉपिक से नहीं भटक गए। हमारा टॉपिक क्या था, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। हैव यू यूज्ड द कॉमन सॉल्ट, नहीं। सो व्हेन दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूजिंग कॉमन सॉल्ट, तो दिस विल बी योर स्टेप 2 फॉर दैट। आप 2 रिएक्शन लिखेंगे एक की जगह, ये क्या हो जाएगा आपका स्टेप 2। अगर ये स्टेप 2 है देन व्हाट विल बी द स्टेप 1। आप स्टेप 1 में क्लोर अल्कलाई प्रोसेस ही करेंगे, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस का यूज करेंगे, और क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट का यूज करेंगे, और उन प्रोडक्ट की हेल्प से क्या बनाने की कोशिश करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। तो जो NaCl वहां बना था वो NaCl यहाँ आया, यानी जब मेरे को आप सोचो प्रैक्टिकली सोचो कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है यहाँ पे। प्रैक्टिकली यहाँ पर ये हो रहा है, प्रैक्टिकली यहाँ पर ये हो रहा है कि मेरी फैक्ट्री है और मुझे ब्लीचिंग पाउडर बनाना है मेरी फैक्ट्री के अंदर, ठीक। तो मैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ड्राई स्लेग लाइम के अंदर क्लोरीन डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्लोरीन कहाँ से लाऊं। तो मेरे को पहले ये स्टेप 1 करना पड़ेगा। तो ये स्टेप 1 हो गया, ये क्या हो गया, स्टेप 2 हो गया। तो याद रखना है जब भी ब्लीचिंग पाउडर का हम प्रोडक्शन लिखेंगे तो 2 स्टेप लिखेंगे, पहले क्लोर अल्कलाई प्रोसेस एंड फिर आप मेंशन करोगे द क्लोरीन गैस ऑब्टेन इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेग लाइम एंड वी गेट द रिजल्ट एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्हिच इज ब्लीचिंग पाउडर। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। यहाँ पर कह रहा था ब्लीचिंग पाउडर देखो फॉर्मूला लिखा है CaOCl2। कह रहा था केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सिर्फ ये याद कर लेना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे क्या कह रहा है, कह रहा था फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। इसका फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, काफी बार पूछ लेते हैं। द क्लोरीन दैट इज ऑब्टेन इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ ब्राइन। अभी हमने कहा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है द क्लोरीन, वो क्लोरीन जो कब ऑब्टेन हुई, द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ ब्राइन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस ही लिखेंगे, यानी यहाँ से क्लोरीन गैस ऑब्टेन हुई, देन वी ट्रांसफर दिस क्लोरीन गैस टू हियर। तो पढ़ो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है स्टेप 1 में क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन बाय द क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, द क्लोरीन गैस ऑब्टेन इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेग लाइम। इसको कहाँ से पास किया जाता है, ड्राई स्लेग लाइम, और ये ड्राई स्लेग लाइम है बेसिकली, और ये क्या बना लेता है CaOCl2। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक बात सुनो मेरी, यहाँ पे इसको मेंशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखा है, S मतलब सॉलिड। याद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्ट किया था तब हमने क्या बोला था, लाइम वाटर। क्या बोला था, लाइम वाटर। फॉर्मूला तो यही था CaOH ट्वाइस। लिक्विड है तो लाइम वाटर और सॉलिड है तो ड्राई स्लेग लाइम। बताओ कोई प्रॉब्लम लग रही है तो ये 2 स्टेप आपको लिखना है। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर इज पेल येलो पाउडर, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। पेल येलो कलर का होता है, तो येलोइश कलर का होता है, उसमें से बड़ी क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है बहुत ज़्यादा।
अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की स्मेल आ रही है, यानी क्लोरीन का काफ़ी मतलब मेजर इसमें यूटिलाइजेशन रहेगा। तो आप देखो जैसे कोविड हो रहा था जिस समय पे, तो कोविड के समय पे गवर्नमेंट के कुछ लोग आते थे घर पर और एक बड़ी मदद करके जाते थे, एक पैकेट के अंदर ब्लीचिंग पाउडर देके जाते थे। ठीक है, कहते थे इससे कपड़े धोना ताकि जम्स ना आए। तो आते थे, ब्लीचिंग पाउडर देते थे और चले जाते थे। तो बड़ी ज़्यादा मदद हो जाती थी उस समय पे। मतलब गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को टेक केयर करना चाहिए। ऑक्सीमीटर वगैरह देते थे पहले, जब नया नया कोविड स्टार्ट हुआ तो ऑक्सीमीटर मिलता था। बाद में बोले ऑक्सीमीटर अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा उस समय धांधलेबाजी हुई, बहुत पैसे ऐसे का इधर उधर रहा। बट ये था कि हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने उस समय सही से मैनेजमेंट नहीं किया। इस बार कर लेंगे, देखते हैं, देख तो लेंगे, बस देखने के बाद डिस्कस करने के लिए भी रहें तो बेटर रहेगा। बढ़ने लगे केसेस। कौन सा चैनल देखता है? तो उसमें देखो कोविड की न्यूज़ नहीं दिखाई। आ रहे काफ़ी केसेस आ रहे हैं। पहले सिंगल डिजिट थे, अब डबल डिजिट होने लगे हैं। 40 केसेस आए अभी रिसेंटली एक दिन में। कोई बात नहीं, 40 हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो लाख दिन में 1-1 लाख आ रहे थे। छोटी सी पॉपुलेशन और 1-1 लाख केसेस। चलिए बस, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो हमने कहा ब्लीचिंग पाउडर इज मेनली यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, बिल्कुल ब्लीचिंग एजेंट में यूज होता है। फॉर कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़े बनकर आ रहे हैं जहाँ से, वहाँ पर ब्लीच वगैरह करा जाता है कपड़ों को। फॉर वुड पल्प के लिए भी यूज करते हैं, पेपर फैक्ट्री में भी यूज होता है, काफी जगह यूज होता है। एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मीसाइड्स, जर्म्स वगैरह को किल करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। Bleaching powder is very much used as a disinfectant germicides to sterilize the domestic water supply. जो वाटर सप्लाई आ रही है उसके में भी पीछे प्रोसेस में यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में मदद करता है। व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? वो जो बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता किसी को? CCl4 है। और इसे एनेस्थीसिया में भी यूज करते हैं, जैसे डॉक्टर को कोई सर्जरी वगैरह करनी होती है तो उस पार्ट को सुन करते हैं, सुन करने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन करना होता है वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। एंड इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स ऑफ वूल्स अनश्रिंकेबल, ताकि कपड़े श्रिंक ना हो। आपने देखा है कि आप कुछ ऑब्जर्व करना कि जब आप कोई अटपटे से नए वाले किसी ब्रांड से कपड़े मंगाते हो तो कपड़े काफ़ी ना रंग बिरंगे आते हैं। इवन आज घर जाके ना किसी मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे सर्च करके देखना, किसी अच्छे ब्रांड के कपड़े देखो तो बड़े फीके फीके रंग लगेंगे उनके। ठीक है, और नॉर्मल किसी ब्रांड के कपड़े देखो ऐसे चमकदार ब्राइट ब्राइट से कलर लगेंगे। आप दोनों के ब्लैक कलर को कंपेयर करना, बड़ा डिफरेंस आएगा। उसका ब्लैक कलर ऐसा लगेगा अरे भाई ये तो नया है, और अच्छे से ब्रांड का लगेगा तो वो खस्सी सा हो रखा है, पुराना सा हो रखा है। वट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज, जब आप किसी ऐसे ब्रांड से कपड़े मंगाते हो उनमें अभी ब्लीच नहीं हो रखा है, ठीक है, आप धोगे वो कपड़े ना श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक होंगे, उनका कलर उतरेगा। बट जो ये सही ब्रांड से कपड़े आ रहे हैं ये पहले से सारे टेस्ट कर चुके हैं, उसके ऊपर सब कुछ कर चुके हैं। अब जैसा आपके पास आएगा वो वैसे ही रहेगा, अप टू सर्टेन वॉशेस, 20 to 30 वॉश वैसा रहेगा। तो ये डिफरेंस है। तो ये बोल रहा है इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग द क्लोथ्स ऑफ वूल अनश्रिंकेबल, यानी ये बाद में श्रिंक ना हो, आपके घर आने के बाद श्रिंक ना हो, पहले जो होना है हो जाए। आपके घर पे आया कपड़ा, आपको पसंद आया नहीं आया आपकी मर्जी है, आपको रखना है नहीं रखना, आपने रख लिया। अब आपने बोला कि भाई मैंने फलाना ब्रांड का कपड़ा मंगाया, आपने धोया और रंग उतर गया, आप बोलोगे बेकार ब्रांड है। अब आपने मंगाया ऐसा ही रंग है, धोने के बाद ऐसा ही रहेगा, आप बोलोगे हाँ भाई जैसा था वैसा ही है, तो ठीक है। बस ये डिफरेंस रहता है, तो वो सब कुछ करके बेचते हैं। ये दो ही करेंगे आज, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बार आराम से देख लो इन दोनों को, और कोई प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लो। अभी तो बताया NaOH, ये ना सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। मतलब NaOH अगर किसी चीज़ में होगा तो वो कास्टिक सोडा ही है बेसिकली।
Any doubt?